बस यही समझना है कि आपको ये जो प्रेजेंट टाइम में जो देश दिखाई दे रहे हैं, ये देश एक टाइम पे नहीं हुआ करते थे। ये सारे देश छोटे छोटे भागों में बटे हुआ करते थे। जब ये छोटे छोटे भागों में बटे हुआ करते थे, इसीलिए तो अगर ये इसी प्रकार से होता तो राष्ट्रवाद की जरूरत ही नहीं थी। राष्ट्र का विचार लाने की कोई बात ही नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? लोग ये मानते थे। वो फ्रांस की क्रांति से पहले वाली जो व्यवस्था थी उसके अंदर जाना नहीं चाहते थे। तो ऑस्ट्रिया का जो वियना वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जब ये संधि हुई तो ये जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, इनको ऐसा लगा कि हमारा जो बलिदान था, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया था, वो तो व्यर्थ ही जा रहा है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जिस सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाएंगे और इस चैप्टर के अंदर एक आपको ये नक्शा दिख रहा है। मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, ये जो नक्शा है वो यूरोप महाद्वीप का है। और ये जो यूरोप है, इस यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं, आज वर्तमान समय में अपन को ये जो देश दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, कोई सा भी देश हो, क्या एक समय में ये देश ऐसे ही हुआ करते थे, या फिर इनमें कोई बदलाव था, या फिर ये टूटे हुए थे, या फिर ये विखंडित थे? इन तमाम प्रश्नों का हम एक एक करके क्या करेंगे, उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं कि ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है फ्रांस, तो मेटरनिक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसने ये कहा, जो ऑस्ट्रिया का प्रमुख रूप से चांसलर था, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो महत्वपूर्ण उसने कथन दिया, वो फ्रांस के संदर्भ में दिया था। हम समझेंगे कि ड्यूक मेटरनिक ने आखिर ऐसा क्यों कहा था। यूरोप के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को हम, इतिहास का जो पहला चैप्टर कक्षा 10वीं का है, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, ये राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, और इसके अंदर जो तमाम देश है, उन देशों के अंदर किस प्रकार से क्रांति की एक झलक देखने को मिलती है। और उन्हीं क्रांतियों के माध्यम से पूरे यूरोप के जो लोग हुआ करते थे, अपने देश के प्रति किस प्रकार से समर्पण की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना और निष्ठा की भावना रखने लग जाते हैं, देश की सेवा के लिए काम करने लग जाते हैं। इन तमाम क्वेश्चनों का अपन आसान भाषा में उत्तर देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसलिए करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको शानदार और सटीक आसान भाषा में हर एक उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा जो आपको समझ में अभी तक नहीं आया है। समझ के आपको आंसर देना होगा, तभी आपके सामाजिक विज्ञान जो 10वीं कक्षा है उसमें आप 90+ का टारगेट क्रॉस कर पाओगे। अब की बार मेरा टारगेट है कि कम से कम इस बार आपको 100 में से प्रत्येक जो बच्चा है जो सामाजिक विज्ञान इस चैनल के ऊपर पढ़ना चाहता है, उसके कम से कम 90+ का टारगेट तो आसानी से क्रॉस हो। और जो अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़ने में अच्छे, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जिनकी लेखन कला सही है, जिनको लिखने का तरीका आता है, पॉइंट बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं और हेडिंग बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल के ऊपर अध्ययन किया तो यकीन मान के चलिए आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। अभी तक है चाणक्य क्लासेज में मेरे को पढ़ाते हुए लगभग 8 वर्षों का समय हो चुका है। 90% से ज्यादा बच्चे मैंने देखे हैं और हाईएस्ट जो है वो 99 तक नंबर बने हैं। इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देरी किए हुए अपन आसान भाषा में अपने टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले एक नाम लिखा है यहां पे यूरोप, तो आपको बस ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। यूरोप मेरे साथियों एक महाद्वीप है। यूरोप में राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उदय का मतलब होता है कि किस प्रकार से वो वहां से निकलता है, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसका संचार किस प्रकार से होता है। देश के जितने भी
जो छोटे छोटे टुकड़े बने हुए थे वो सारे के सारे टुकड़े एकजुट होकर अपने देश के लिए किस प्रकार से अपनी भावना को विकसित करने लग जाते हैं, राष्ट्रीय भावना को किस प्रकार से विकसित करने लग जाते हैं, इन तमाम क्वेश्चनों का अपन सारगर्भित और आसान भाषा में उत्तर देने का क्या करेंगे मेरे साथियों, प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे एक नाम लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति और इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों आपको ज्यादा कुछ सोच समझना नहीं है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो क्रांति शब्द है इसका मतलब क्या होता है। क्रांति शब्द का मतलब ये होता है कि जो मौजूदा शासन व्यवस्था बनी हुई है, मौजूदा शासन व्यवस्था यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर मुख्य रूप से राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब राजाओं का शासन था। जब वहां पे राजाओं का शासन था तो राजाओं के शासन से लोग खुश नहीं हुआ करते थे। इसलिए खुश नहीं हुआ करते थे क्योंकि ये जो प्रमुख रूप से राजा है, ये जो प्रमुख रूप से राजा है इसका एक ही काम हुआ करता था, इसके साथ में सामंत थे, इसके साथ में पादरी वर्ग के लोग थे और इसके साथ में कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। यानी उच्च वर्ग ये जो है ये उच्च वर्ग साधन संपन्न था, यानी इनके पास में जमीन बहुत ज्यादा है, इनके पास में संसाधन बहुत ज्यादा है, इनके पास में धन बहुत ज्यादा है, इनके पास में दौलत बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों ये क्या नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। उल्टा क्या करते थे, ये जो उच्च वर्ग के जो लोग बने हुए हैं तो यहां पर एक निम्न वर्ग की श्रेणी बनती है। वो जो निम्न वर्ग है उसमें आपको ध्यान में रखना है, जिसमें मुख्य रूप से किसान शामिल हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका मजदूर शामिल हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उसमें गरीब लोग शामिल हो जाते हैं। यानी इनके पास में न ही तो जमीन है, इनके पास में न ही तो जमीन है, न ही इनके पास में धन है, न ही इनके पास में दौलत है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी इन बेचारों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। राजा ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता था। और आपको पता होना चाहिए जो फ्रांस है उस फ्रांस के अंदर मुख्य रूप से एक वंश हुआ करता था और उस वंश का नाम है बुर्बो वंश। ये जो बुर्बो वंश है इसका 1774 के अंदर एक राजा बनता है जिसका नाम है लुई 16वां। यानी लुई 16वां जब फ्रांस का राजा बनता है तो फ्रांस का राजकोष एकदम से खाली था। खाली इसलिए था क्योंकि फ्रांस लगातार युद्ध कर रहा था, खाली इसलिए था क्योंकि जो वर्साई का महल था वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी जी जा रही थी। जनता मरे कटे, जनता का ऊपर शोषण हो, जनता के ऊपर अत्याचार हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल अपने आप क्या करना चाहते हैं। और मेरे साथियों क्रांति होने का पीछे सबसे बड़ा वजह यह था कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी योग्य लोग राजा नहीं बनेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो शिक्षित थे, जो डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, शिक्षक थे, ये व्यापारिक जो लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो योग्य है मेरे साथियों। यानी जिसकी योग्यता है, जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में दिमाग है, जिसके पास में नॉलेज अच्छा है, जिसके पास में अनुभव है, वो राजा बनेगा। इसलिए मेरे साथियों आपको यहां पे ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। अब फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो जाता है, यानी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से कैसे हुई, इस चीज को आपको क्या करना है मेरे साथियों, समझना है। सबसे पहले राष्ट्र की बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। नॉर्मल आसान भाषा में इधर समझ लेते मेरे साथियों। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान यहां पे दीजिए, आप यहां पे ध्यान रखिए, इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि आपका ध्यान हटा तो मेरे साथियों आपके नंबर घटा, यानी आपके नंबर आने वाले नहीं है। फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। ये अभी मैंने आपको एक मानचित्र दिखाया यहां पे कि ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, नॉर्वे दिखाई दे रहा है, स्वीडन दिखाई दे रहा है, फिनलैंड दिखाई दे रहा है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, इटली दिखाई दे रहा है, ये जितने भी आपको तमाम देश दिखाई दे रहे हैं, ये देश आज आपको दिखाई दे रहे हैं कि आज इस प्रकार से बने हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये देश इस प्रकार से नहीं हुआ करते थे। ये देश छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। एक ही देश है, जैसे मान लो कि अपन फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस की अपन बात कर ले तो फ्रांस अलग अलग भागों में बटा हुआ है।
अलग अलग भागों में बटा हुआ है, और इनके जो राजा है वो आपस में क्या कर रहे हैं भाई साहब, लड़ाई कर रहे हैं। ये वाला इससे कर रहा है, ये वाला इससे कर रहा है। अच्छा, देश एक ही है, लेकिन ये जो राजा है ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी इन दो, ये जो जितने भी क्षेत्र हैं इनके राजा अलग है और सबका टैक्स लेने का तरीका भी अलग है। समझ आ गया ना? यानी देश की भावना नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसके बारे में नहीं सोच रहा, त्याग के बारे में नहीं सोच रहा। किसके बारे में नहीं सोच रहा? त्याग के बारे में नहीं सोच रहा। इसका मतलब हो गया उसके अंदर बलिदान की भावना नहीं है, राष्ट्र का विचार एकदम से शून्य है। कोई देश के बारे में सोच ही नहीं रहा, अपने अपने क्षेत्रों के बारे में काम करना चाहते हैं सारे के सारे लोग। मेरे साथियों, यहां पे आपको देखना है, यहां पे आपको यह देखना है कि किस प्रकार से ये काम होता है। 1789 की जब क्रांति होती है, 1789 की क्रांति के अंदर यूरोप में, यूरोप महाद्वीप पर राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है। लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि भाई साहब, फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रांस के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे नहीं। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाओगे तो आपके ऊपर इसी प्रकार से राजा क्या करेंगे, राज करेंगे। ये राजा आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों का भविष्य एकदम से खा जाएंगे, और अपन खुद जो है अपने आप में ऐशो आराम की क्या करेंगे, जिंदगी व्यतीत करेंगे। मेरे साथियों, यहां पे आगे अपन समझते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो होती है, फ्रांस की क्रांति क्या करती है, यहां पे स्वतंत्रता शब्द लेके आए। पहले राजा की इच्छा ही सब कुछ है, राजा जैसे कह रहा है वैसे काम करना पड़ता था। तो स्वतंत्रता का शब्द आया, समानता। यानी पहले क्या हुआ करता था कि राजा अपने उच्च वर्ग के लोगों को एकदम से छूट देता था। यानी अब यह कहा गया क्रांति के अंदर क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए भाई साहब। इसके साथ में बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब सारे के सारे लोग भाईचारा, यानी यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे बटेगा नहीं। अमीर और गरीब के आधार पे नहीं बटेगा, सब भाई भाई रहेंगे। भाईचारा बरकरार रहना चाहिए, समानता बरकरार रहनी चाहिए, स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मेरे दोस्तों, राजाओं के शासन को खत्म करके किसकी स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण बिंदु था। नागरिकों में एक राष्ट्रीय, साझा राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना। जितने भी देश के नागरिक हैं वो नागरिक किसके बारे में सोच विचार करे, देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में क्या करे, सोच विचार करे। पहचान विकसित होने लग जाती है, तभी कहा जाता है। अभी देखो, अभी पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। फ्रांस में सम्मान कानून के लिए बात होने लग गई। एक समान कानून होना चाहिए, केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एक समान, ये थोड़ा मार्कर जो है, एक समान कानून, एक समान कानून। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्षेत्र अलग अलग भागों में बटे हैं तो इनका कानून भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फ्रांस की क्रांति में कहा गया कि भाई एक समान कानून होगा, कानून होगा तो सारे के सारे लोग किसके बारे में सोच पाएंगे, देश के बारे में सोच पाएंगे। एक केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब जो प्रशासन होगा, जो सरकार चलाने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक ही भूभाग के ऊपर कानून बनाने की। अब देखो, यहाँ पे राष्ट्र की भावना होनी चाहिए देश के प्रति। अपने क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने का कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रों में बटेंगे तो अफगानिस्तान जो देश है वहां पे तालिबानी अभी प्रेजेंट टाइम में राज कर रहे हैं। तो देश सबसे पहले, देश सुरक्षित रहेगा तो हम अपने आप सुरक्षित रहेंगे। नागरिकों में साझा पहचान होनी चाहिए, सम्मान अधिकारों से जोड़ना, यानी सब लोगों को समान रूप से क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ये नेपोलियन संहिता आ जाती है मेरे साथियों। नेपोलियन संहिता का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 1804 के अंदर आई। इस नेपोलियन संहिता को मुख्य रूप से नागरिक संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नागरिक संहिता बोला जाता है। अब यहां पे ध्यान देना, एक छोटी सी बात ध्यान ये देना है कि 1793 के अंदर, 1793 के अंदर फ्रांस का जो शासक था बुर्बो वंश का, लुई 16वां, उसको फांसी के फंदे पे क्या कर दिया गया था, लटका दिया गया था। उसके बाद में वहां पे देखो, ये जो काम हो रहा है ना, ये जो राष्ट्रवाद की भावना जो आ रही है ना, वो एक दिन में नहीं आई।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई एक दिन में बदलाव हो गया, एक दिन में बदलाव नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बदलाव हुआ। जो जितने भी लोग हुआ करते थे, जो राष्ट्रवाद के साथ में रहना चाहते थे, उन लोगों को धीरे धीरे क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। एक दिन की प्रक्रिया में सब कुछ नहीं हुआ, एक लंबी सतत निरंतर लगातार प्रक्रिया चलती रही। अब मेरे साथियों यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको यह देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब आता है तो नेपोलियन बोनापार्ट संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है, यानी इसने प्रजातंत्र को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये किसका समर्थन कर रहा है, राजतंत्र का समर्थन कर रहा है। यानी राजाओं का जो शासन है उसका क्या करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहता है। तो इसको नेपोलियन संहिता भी, इसने कुछ सुधार किए, उन सुधारों के ऊपर आपको क्या रखना चाहिए भाई, नजर रखनी चाहिए। देखो, कानून के समक्ष समानता का ये क्या करता, प्रावधान करता है कि देश के अंदर एक ही कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ में संपत्ति के अधिकार को इसने क्या किया भाई, आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सामंती व्यवस्था को क्या कर देता है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर देता है। जो सामंती यानी जो संपत्तिशाली व्यक्ति थे, जिनको टैक्स वसूलने का अधिकार हुआ करता था, उनको समाप्त कर देता है। इसके साथ साथ में भूदासत्व की जो प्रथा थी उसको भी इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मापने की, यानी पहले क्या हुआ करता था, मापने की और जो तोलने की जो विधि हुआ करती थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ करती थी। इन्होंने कहा कि एक ही विधि होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो आंतरिक रूप से लगने वाला आयात और निर्यात का जो मामला था और इसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो लगातार युद्ध भी करता रहता है, वो लगातार क्या करता रहता है, युद्ध भी करता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर इसने युद्ध किया, जिन जिन क्षेत्रों के इसने युद्ध किया, उन क्षेत्रों को जीतने के बाद में, इन क्षेत्रों को जीतने के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, अपनी जो नेपोलियन संहिता थी उस नेपोलियन संहिता को भी वो वहां पे लगाने का क्या करेगा भाई, काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया, यानी जिन जिन क्षेत्रों को वो जीतेगा वहां पर वो किसका प्रचार प्रसार कर रहा है, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा है मेरे साथियों। यानी उन क्षेत्रों के नागरिकों को भी सुधार की बातें बता रहा है कि आपके क्षेत्र में। अब यहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कानूनी सुधार किया, जो कानूनी सुधार किया उसे किस नाम से जाना जाता है, तो 1804 की नेपोलियन संहिता के नाम से उसको जाना जाता है। नेपोलियन संहिता के नाम से उसको जाना जाता है। अगर आपको लंबा प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेपोलियन संहिता क्या है, तो आपको बताना है कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस के अंदर जो प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक जो सुधार किया उसे, और आर्थिक, आपको यहां पे ध्यान रखना है कौन कौन से सुधार कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। एक तो प्रशासनिक सुधार कर रहा है, उसने कहा कि एक ही कानून होना चाहिए। इसके साथ साथ में उसने राजनीतिक स्तर पे भी सुधार किया, यानी जो विशेषाधिकार वो एकदम से खत्म कर दिया कि भाई किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ में उसने सामाजिक व्यवस्था के लिए भी काम किया कि ऊंच नीच का भेदभाव एकदम से क्या किया जाता है भाई, खत्म किया जाता है। इसके साथ साथ में उसने आर्थिक सुधार भी किया, यानी निजी संपत्ति को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना मेरे साथियों, मताधिकार जो है, मताधिकार जो है, मत देने का जो अधिकार है वो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, उन्हीं लोगों को देने के लिए कहता है जिनके पास में क्या है, संपत्ति है। उन्हीं देशों के उन्हीं लोगों को कहता है कि भाई जिनके पास में संपत्ति है वही क्या देंगे, मताधिकार देंगे। इसके साथ साथ में नेपोलियन बोनापार्ट ने किसको खत्म कर दिया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसने भूदासत्व की प्रणाली जो है उसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी ज्यादा से ज्यादा जोर मार के चलो 4-5 पॉइंट आप लिख दोगे, आपको पूरे में से पूरे क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। आगे अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो आपको नेपोलियन बोनापार्ट, सॉरी, ये जो आपको यूरोप महाद्वीप का पूरा जो चित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र जो दिखाई दे रहा है आपको, इस मानचित्र को आपको क्या करना है मेरे साथियों, समझना है। बस यही समझना है कि आपको ये जो प्रेजेंट टाइम में जो देश दिखाई दे रहे हैं, ये देश एक टाइम पे नहीं हुआ करते थे। ये सारे देश छोटे छोटे भागों में बटे हुआ करते थे। जब ये छोटे छोटे भागों में बटे हुआ करते थे, इसीलिए तो
इसीलिए तो अगर ये इसी प्रकार से होता तो राष्ट्रवाद की जरूरत ही नहीं थी, राष्ट्र का विचार लाने की कोई मतलब कोई बात ही नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को आपको क्या करना है मेरे साथियों, ध्यान में रखना है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं और अपनी अगली जो क्लास है, सॉरी ये जो अपना अगला जो टॉपिक है उसको क्या करते हैं एकदम से अपन कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथियों यहां पे देखिए, यानी अब एक शब्द आ जाता है यहां पे, देखो एक शब्द आ गया यहां पे उदारवाद, ये इंपोर्टेंट शब्द है। एक शब्द आ गया आपका संस्कृति, यानी उदारवाद से और संस्कृति, जो संस्कृति शब्द है, इन्होंने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे की। मेरे साथियों यूरोप का जो राष्ट्रवाद वाला जो टॉपिक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा समझना है तो समझने के लिए आपको ये कंटिन्यू पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे कि पहले कौन सी घटना हो रही है, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हो रही है, और किन किन घटनाओं ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, यानी किन किन घटनाओं ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्र का मतलब हो गया अपने देश के प्रति समर्पण की भावना होना। इस चीज को आपको क्या रखना भाई, ध्यान में रखना है। अब देखो इधर, जब ये उदारवादी लोग हुआ करते थे, ये जो उदारवादी लोग है, अच्छा उदारवादी जो लोग हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारवादी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, तो उदारवादी जो शब्द है वो मेरे दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। उदारवाद का मुख्य रूप से अर्थ होता है आजाद होना। उदारवाद का मुख्य रूप से शब्द के मतलब क्या होता है, आजाद, आजाद होना। अच्छा उदारवादी लोगों ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवादी लोग क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आजाद होना चाहिए, समानता का व्यवहार सबके साथ में किया जाना चाहिए, और संवैधानिक शासन पे जोर दिया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे साथियों, संवैधानिक शासन। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई जो कानून व्यवस्था चलेगी, जो देश के अंदर शासन व्यवस्था चलेगी, वो संविधान के हिसाब से चलेगी। यानी देश के अंदर एक प्रकार का क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। अच्छा राजा भी कानून बनाता था, लेकिन राजा देखो कानून कैसे बनाता था, राजा ने कानून बना दिया, राजा ने क्या बना दिया मेरे साथियों, कानून बना दिया। अच्छा राजा कानून बना रहे तो बनाने वाला भी कौन है, राजा। समझ में आ गया ना? कानून को लागू करने वाला भी कौन है, राजा, और कानून की जांच करने वाला भी कौन है, राजा। यानी बना भी राजा रहा है, लागू भी राजा कर रहा है, और जांच भी राजा ही कर रहा है। तो मेरे साथ ये तो वही बात हो गई कि आप ही पेपर बना रहे हैं, आप ही पेपर में आंसर लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ में जब कॉपी चेक करने की बारी आई तो वो भी आप ही कर रहे हैं। तो आप जो बच्चे हैं वो आपके 100 में से 101 नंबर देने का काम करोगे। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार की, यानी इन्होंने ये कहा कि भाई जो ये व्यवस्था बनी हुई है, उदारवादी लोगों ने कहा कि ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए नहीं चलने वाली है क्योंकि अब किसका राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए। मध्यम वर्ग क्या करता है, अब राष्ट्र की मांग करना स्टार्ट कर देता है, राष्ट्र होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, प्रतिनिधि सरकार की मांग करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसने ये कहा कि लोकतंत्र को स्थापित करो। प्रतिनिधि का मतलब अब जनता चुनेगी। कौन चुनेगी, जनता। यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और वो क्या करेगा, सरकार को चलाएगा। अब देखो संस्कृति किस प्रकार से अपना बहुमूल्य योगदान देती है। भाई ये जो राष्ट्र की बात आई वो केवल और केवल युद्ध से नहीं आया, केवल और केवल उदारवादी बातों से ही नहीं आया, इसके साथ साथ में लोगों को एकजुट करने का जो काम किया गया वो संस्कृति ने किया। अब संस्कृति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, संस्कृति में मुख्य रूप से भाषा, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से वेशभूषा, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से रहन सहन, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से खान पान, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से लोकगीत, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से कविता और रीति रिवाज। संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से कौन सी चीजें आ जाएगी, रिवाज आ जाएंगे, और संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से परंपराएं आ जाएगी, संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से संगीत आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें, यानी लोग एकजुट होने लग गए इनकी वजह से।
इनकी वजह से एकजुट होने लग गए। तो देखियो मेरे साथियों, यहां पे देखो कि लोक गीतों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया, साहित्य के माध्यम से एकजुट किया गया, लोक परंपराओं के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया और इनसे एक राष्ट्रीय भाषा बनने लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जब रूस ने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पे कब्जा करना स्टार्ट किया तो यहां पे एक पोलिश भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? पोलिश भाषा बोली जाती थी। तो रूस ने कब्जा करके यह कहा कि यहां पे रूसी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो पोलिश भाषा को आधार बना के लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी भाषा सर्वोपरि है, सबसे पहले हम अपनी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार रखते हैं। और इसका विरोध किया गया, बड़े पैमाने के ऊपर विरोध किया गया। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रवाद से संस्कृति से राष्ट्रवाद कैसे निकला, तो आपको एकदम से क्या करना, लिखना है उदारवाद से कैसे निकला। यानी उदारवादी लोगों ने कहा कि व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, एक ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो सबकी सहमति पे क्या हो, बनी हुई हो, और एक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर आयात निर्यात जो किया जाता है उसमें जो लगने वाले जितने भी प्रतिबंध है वो प्रतिबंध लगने नहीं चाहिए। इस बात का आपको क्या रखना है मेरे साथियों, ध्यान में रखना है। अब ये जो जितने भी कलाकार थे, लेखक जो थे, इन्होंने साझा संस्कृति और विरासत को क्या करना स्टार्ट किया, महत्वपूर्ण मानना स्टार्ट किया। जर्मनी का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था योहान गोटफ्रीड। योहान गोटफ्रीड नाम का ये प्रसिद्ध दार्शनिक है। इस प्रसिद्ध दार्शनिक ने क्या कहा कि जर्मनी की जो संस्कृति है, वो जो जर्मनी की संस्कृति है वो आम लोगों से बनती है। हमें इतिहास को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने लोगों की सोच को ध्यान में रखना पड़ेगा, लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी जो जर्मनी के जो साधारण लोग हैं वो सारे के सारे उस संस्कृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है मेरे साथियों, समझ के रखना है। आगे अपन देखते हैं, यहां पे ये देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे अच्छा ये इंपोर्टेंट आर्थिक एकीकरण देखो। आर्थिक एकीकरण के अंदर क्या किया गया, जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप के अंदर ये एक भावना निकल कर आ जाती है कि साझा बाजार की व्यवस्था, व्यापार में राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। यहां पे एक संगठन का आपको नाम रखना है, वो है जोलवेराइन संघ। जोलवेराइन संघ, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। यानी एक ऐसा शुल्क संघ था, ये समझ में आ गया ना, एक शुल्क संघ था जिसने एक ही कर लगाने की क्या की भाई, बात की कि भाई अब देश के अंदर क्या लगना चाहिए, एक प्रकार का कर लगना चाहिए। और इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है पर्सा के द्वारा। पर्सा जो है वो जर्मनी के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रांत है। जर्मनी के अंदर क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यानी जोलवेराइन संघ जो है वो क्या करता है कि भाई अब कानून व्यवस्था जो होगी, उस कानून व्यवस्था के अंदर जो टैक्स लिया जाएगा वो एक ही टैक्स होगा। इसी जोलवेराइन संघ ने क्या किया, जो पहले जर्मनी के अंदर 30 से अधिक मुद्राओं का प्रचलन हुआ करता था, यानी हर राज्य के अलग अलग मुद्रा है, अब कहा कि जर्मनी के अंदर केवल और केवल 2 ही मुद्रा होगी। कितनी मुद्रा होगी, 2 ही मुद्रा होगी। इस बात को आपको क्या रखना है मेरे साथियों, ध्यान में रखना है। जर्मन क्षेत्रों में संस्कृति को लेकर, जर्मन क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना की विकसित, ये भावना विकसित हो जाती है। यानी लोग संस्कृति के प्रति जागरूक होने लग गए, देश के प्रति लोग जागरूक होने लग गए, और इसी की वजह से मेरे साथियों धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रवाद मजबूत दिखाई देता है। आर्थिक एकीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है, साझा बाजार अपनाया जाए, व्यापार की गतिविधियां की जाए, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आप मेरे साथियों एक छोटी सी बात मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं कि अपनी इंडिया की जो मुद्रा है वो रुपया है या फिर रुपये है ना, तो ये इंडिया की जो मुद्रा रुपये है, इस रुपये को हम भारत के तमाम क्षेत्रों के अंदर देखते हैं, चाहे आप राजस्थान में देखो, चाहे गुजरात में देखो, चाहे मध्य प्रदेश में देखो, चाहे आंध्र प्रदेश में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, एक ही मुद्रा है। उससे क्या होता है कि सारे के सारे लोग एकजुट रहते हैं।
तो जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर एक जैसी व्यवस्था की जाए कि भाई एक ही मुद्रा होगी तो लोग अपने आप एकजुट होंगे। लेकिन राजतंत्र में राजाओं के जो शासन हुआ करते थे, उस राजाओं के शासन में क्या कंडीशन हुआ करती थी कि भाई अलग अलग मुद्राएं हैं, यानी 30 से अधिक मुद्राएं हैं। तो जोलवेराइन संघ जो था उसने ये कहा कि भाई 30 से अधिक मुद्राएं नहीं होगी, अब केवल और केवल 2 ही मुद्रा होगी। तो लोग जो है वो उस मुद्रा के प्रति इतना ही नहीं, यहां पर एक व्यवस्था और अपनाई गई फ्रांस की क्रांति के बाद में, तिरंगा कि एक झंडा होगा। इतना ही नहीं, पितृभूमि की बात वहां पे कही गई, यहाँ पे अपन मातृभूमि की बात करते हैं। नागरिकों की बात कही गई कि भाई नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए। तो लोग धीरे धीरे अपने देश के प्रति एकजुट होने लगे, और राजाओं का जो शासन था उसको धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, खत्म किया जाने लगा। यही तो राष्ट्रवाद है। ये धीरे धीरे प्रक्रिया हुई। और हम जब इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे अपन आसान भाषा में। पहले आपको क्या करना चाहिए, इसको आसानी से समझना चाहिए। आगे अपन देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से होता है। जर्मनी एकीकरण का मतलब क्या होता है, देखो छोटा सा, आपने कई बार सुना होगा कि भारत जो है उसमें 565 राजा हुआ करते थे। अब 565 राजा भाई, इनकी खुद की सेना भी है कि नहीं है भाई? आप सपोज करके देखो, इनकी खुद की सेना है, इनके पास में खुद के नौकर हैं, इनके पास में खुद के संसाधन हैं, इनका खुद का साम्राज्य है, इनके पास में खुद की संपत्ति है, इनके पास में अश्व सेना है, अश्व सेना, इनके पास में खुद की हस्ती सेना है। मेरे साथियों, कहने का मतलब जब इनके पास में सब कुछ है तो ये देश में क्यों मिलना चाहेंगे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जिस तरह से भारत को एक किया, अखंड भारत बनाया, उसी प्रकार से यूरोप के अंदर भी, अच्छा ये भारत में बाद में हुआ, जर्मनी में पहले हो गया। इस चीज को अपन को क्या करना, समझना है। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से, देखो मैं यहां पे आपको शॉर्ट भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, आप विश्वास रखिए। टेस्ट अपन प्रॉपर तरीके से लेंगे, अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। क्योंकि भाई जो किताब जो है, आपकी जो बुक है, उस बुक के अंदर जो चैप्टर है उसमें 28 पेज है। 28 पेज जो है वो पूरे के पूरे इंपोर्टेंट है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये बात है। उसमें कहानियां ज्यादा दी गई है, और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट भाषा में समझ रहे हैं कि पाठ जो है, जो चैप्टर है, उसका मेन मुख्य मकसद क्या है, ये क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। आसान भाषा में आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर उसमें कोई मेन हेडिंग है, ये जो 28 पेज हैं, इन 28 पेज में अगर इस बुक में कोई महत्वपूर्ण आपको कोई हेडिंग नहीं समझ में आई, बाकायदा कमेंट बॉक्स में करके लिखिए, आपको आसान भाषा में क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। अब यहां पे ऑनलाइन क्लासेज में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी किताब के जो 28 पेज है उनका एक एक कर करके क्या बताया जाए, अर्थ बताया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये किया जाएगा तो भाई कम से कम क्लास जो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो रिलेवेंट भी नहीं रहेगी, महत्वपूर्ण भी नहीं रहेगी। आपको बस ध्यान में यह रखना है कि इसका मेन सारांश क्या है, मेन कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, ये चाहता क्या। तो जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। 19वीं शताब्दी, एक बात का ध्यान रखना मेरे साथियों, शताब्दी जो नाम लिखा रहता है, शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं। अब यहाँ पे 19वीं शताब्दी लिखा हुआ है, तो 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है वो 1999 तक, 1901 से लेके 1999 तक का हो जाएगा। कि मध्य जर्मनी जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या था भाई, विभाजित था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, पहली बार आपको मैंने बता दिया था कि भाई साहब जो जर्मनी के ही नहीं, फ्रांस के देख लो, ब्रिटेन के देख लो, इटली के देख लो, तमाम वो जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं। चाहे वो बेल्जियम का देख लो, चाहे वो नीदरलैंड का देख लो, चाहे वो यूनान का देख लो, कोई सा भी क्षेत्र आप देख लो, वो सारे के सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं। और इन छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर राज कौन कर रहा है, राजाओं के द्वारा राज किया जा रहा है। लेकिन हमें तो राजाओं के राज के बारे में ना थोड़ी पढ़ना है भाई साहब, हमें तो राष्ट्र के बारे में पढ़ना है। तभी तो हमने देखा है कि राष्ट्रवाद का उदय, किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय होता है। परसा, परसा ये सबसे महत्वपूर्ण है। परसा का विलियम फर्तम नाम का राजा हुआ करता था, विलियम फर्तम।
यहाँ पे एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखना, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखना। अब देखो आगे, यहाँ पे ये आ गया ना, ओटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाकर इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? जर्मनी का एकीकरण करने का काम किया। यानी इन्होंने एक सिद्धांत अपनाया कि भाई हमारे देश का एकीकरण किस प्रकार से हो सकता है, हम अपने देश को किस प्रकार से एकजुट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिस्मार्क जो है, एक लाइन का वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त और लोह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो ये बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई है। क्यों अपनाई गई? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करना था। जर्मनी का क्या करना था? एकीकरण करना था। अब देखो यहाँ पे डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के बाद जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण पूरा होता है। यानी यहाँ पे मुख्य रूप से एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये अपन तमाम चीजें डिटेल से अगर आपको पढ़नी हो तो अपन और क्लास देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो अपन को शॉर्ट भाषा में समझना है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और ये जो फ्रांस है, इनके खिलाफ परसा ने युद्धों को अंजाम दिया। युद्धों को अंजाम देने के बाद में जर्मनी का एकीकरण क्या होता है मेरे साथियों? पूरा होता है। अब अपन आगे देखते हैं। जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण 1871 में जर्मन सम्राट की जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके विलियम प्रथम क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं। मेरे साथियों ज्यादा सोच विचार करने वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा होता है? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा होता है। जर्मनी का एकीकरण करने का नेतृत्व करने वाला क्षेत्र कौन सा था? ध्यान रखना, पर्सा था। पर्सा। पर्सा के राजा हुआ करते थे ये विलियम प्रथम। कहां के राजा हुआ करते थे? पर्सा के राजा हुआ करते थे। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो गया, जब जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो गया, तो मेरे दोस्तों इसका सम्राट बनाया गया विलियम प्रथम को। किसको बनाया गया? विलियम प्रथम को। ध्यान रखना, जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो लोगों का योगदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उनमें भी दो लोगों में भी सबसे ज्यादा है बिस्मार्क का है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ? ज्यादा सोच विचार नहीं करना, पर्सा के नेतृत्व में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ज्यादा सोच विचार नहीं करना, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण होने के बाद में उसका सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम क्या बना? सम्राट विलियम प्रथम। जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति ने दिया? तो नाम लिख देना, बिस्मार्क। क्या नाम है? बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क आपको पता है, मैंने अभी बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेरे साथियों। देखते हैं मुख्य बिंदु, मुख्य तथ्य आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। देखो इधर मुख्य तथ्य क्या है? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नेता, बता दिया मैंने। 1871 में जर्मन साम्राज्य की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। अब अपन आगे देखते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे प्रमुख नेता, ये देखिए मेरे साथियों, यहां पे देखिए प्रमुख नेताओं के नाम है जूसेफी मेत्सेनी, जूसेपी मेत्सिनी, है ना, जूसेपी मेत्सिनी। इसका मेरे दोस्तों जन्म होता है 1807 में, और ये जन्म होता है इसका जेनोवा में। समझ में आएगा ना, कहां पे होता है? जेनोवा के अंदर इसका क्या होता है? जन्म होता है। ये 24 साल की उम्र के अंदर जो लिगुरिया क्षेत्र है वहां पे क्या कर देता है? क्रांति कर देता है। वहां पर क्या कर देता है? क्रांति। एक यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जूसेपी मेत्सिनी को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये व्यवस्था किस प्रकार से बनती है। मेरे साथियों आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस जो है उसका सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोना
बोनापार्ट, ये 1815 के अंदर क्या हो जाता है भाई साहब, युद्ध हार जाता है। ये क्या हार जाता है, युद्ध। युद्ध इसके साथ में किसने किया, एक तो रूस है, एक देश का नाम क्या है, ब्रिटेन है, एक देश का नाम क्या है, पर्सा, और एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया। इन्होंने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को इस युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हारता है तो मेरे साथियों, ऑस्ट्रिया के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है वियना। अब आपको पता होना चाहिए 1815 में वियना की संधि की गई। क्या की गई भाई साहब, संधि की गई। जब संधि की गई तो इसकी अध्यक्षता करने वाला नाम व्यक्ति था, उसका नाम था मेटरनिक। ये ऑस्ट्रिया का उस टाइम पे क्या हुआ करता था, चांसलर हुआ करता था। समझ आ गया, इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। ये वियना की संधि क्यों की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के दौरान वहां पे एक वंश चला करता था, उस वंश का नाम था बुर्बो वंश। इस बुर्बो वंश को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1815 में इस वियना संधि के दौरान बुर्बो वंश को सत्ता में वापस लेके आया गया, और ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिक है, मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक ने यह कहा कि भाई साहब ये जो परिवर्तन है, ये लोकतंत्र की बात, स्वतंत्रता की बात, समानता की बात, बंधुत्व की बात, कानून के समक्ष सब बराबरी की बात, उदारवाद की बात, संस्कृति की बात, ये सब एकदम से साइड में रखो। वापस से किसका शासन होना चाहिए, राजतंत्र यानी राजाओं का शासन होना चाहिए। और इसमें बुर्बो वंश को वापस से कहां पर शासन व्यवस्था दे दी गई, फ्रांस में दे दी गई। जो उदारवादी लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग हुआ करते थे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। ज्यादातर जो नेता हुआ करते थे वो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए, घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। मेरे साथियों, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही थी, 1789 के अंदर जो सुधार हुआ क्रांति के रूप में, उसके बाद जो जितनी भी बातें होती है वो लगातार ऐसा लग रहा था कि अब तो राष्ट्र का विचार होगा, अब तो लोकतंत्र की बातें होंगी। लेकिन ये जो रूढ़िवाद की वापस से बात ऑस्ट्रिया के जो मुख्य रूप से ड्यूक मेटरनिक है, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इस व्यवस्था को साइड में करो, राजाओं का शासन होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था वैसी की वैसी होनी चाहिए, संपत्ति की व्यवस्था वैसी की वैसी होनी चाहिए, सामाजिक ऊंच नीच की जो भावना वो वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, और इसके साथ साथ में परिवार की भावना होनी चाहिए। लेकिन सुधार भी होना चाहिए, कुछ रूढ़िवादी लोग ये मानते थे। वो फ्रांस की क्रांति से पहले वाली जो व्यवस्था थी उसके अंदर जाना नहीं चाहते थे। तो ऑस्ट्रिया का जो वियना वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जब ये संधि हुई तो ये जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, इनको ऐसा लगा कि हमारा जो बलिदान था, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया था, वो तो व्यर्थ ही जा रहा है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका इटली के अंदर नाम आता है, जिसका नाम है ज्यूसेफी मैत्सेनी। ये एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जुड़ जाता है, और जो क्रांतिकारी संगठन था उसका नाम था कार्बोनारी। इस कार्बोनारी नामक संगठन से ये जुड़ता है, उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। और मेरे साथियों, जब लिगुरिया के अंदर ये क्या करता है, क्रांति करता है, तो इसको वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था, ज्यूसेपी मैत्सिनी को। जैसे ही बहिष्कृत किया गया तो मेरे साथियों यहाँ पे एक तो यंग इटली की स्थापना इसने की। इसने किसकी स्थापना की, यंग इटली की स्थापना की। और एक इसने स्थापना की यंग यूरोप की स्थापना, एक स्थापना की इसने यंग यूरोप की स्थापना। आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एक नंबर का बन सकता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो ज्यूसेपी मैत्सिनी ने की। क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यूसेपी मैत्सिनी का जन्म कब होता है, 1807 के अंदर होता है। समझ में आ गया ना। और ज्यूसेपी मैत्सिनी ने सबसे पहले क्रांति कहां पर की, लिगुरिया के अंदर की, यानी सत्ता का विरोध किया, और यह कहा कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। आप कौन होते हैं हमें फिर से गुलाम बनाने वाले। मेरे साथियों, इसके बाद में इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे क्रांतिकारी संगठनों की क्या की थी, स्थापना की थी। और उसके बाद में धीरे धीरे इटली के अंदर क्या होने लग गया, एक ऐसी भावना विकसित होने लग गई, और इसका सपना था, इसका विश्वास था, इसको उम्मीद थी, इसको भरोसा था, और इसने ये कहा कि ईश्वर जो है
वो चाहता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो केवल और केवल राष्ट्र के बारे में सोचे। इटली ज्यादा दिनों तक टुकड़ों में बट के नहीं रह सकता। यह अपने जनता को भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, रीति रिवाजों के आधार पे, राष्ट्र की भावना के आधार पे लोगों को एकजुट करने का क्या करता है, काम करता है। ये इटली का था मेरे साथियों। जूसेपी मेस्सीनी ने एकीकृत इटली के विचार का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। यानी एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो एकीकृत इटली की वो क्या करना चाहता है, स्थापना करना चाहता है। यानी क्योंकि इटली भी भाई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ करता था, जिस प्रकार से जर्मनी छोटे छोटे भागों में बटा था, उसी प्रकार से इटली भी बटा हुआ था। तो ये भी चाहता है कि भाई एक होना चाहिए। काउंट और केबूर के कूटनीति ने, अच्छा ये केबूर है वहां का, तो कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इटली में क्या किया गया, योगदान दिया गया। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जर्मनी जो है, उस जर्मनी के अंदर बिस्मार्क और विलियम प्रथम था। इटली के अंदर एक तो जूसेपी मेस्सीनी है, इसका आपको नाम याद रखना है, और एक है काबूर, नाम याद रख सकते हैं, या फिर केबूर या नाम याद रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इसने भी इटली के अंदर, काबूर नाम का एक व्यक्ति था, इसने भी इटली के अंदर एकीकरण यानी लोगों को एकजुट करने का काम, छोटे छोटे जो क्षेत्र हुआ करते थे उनको एक करने का काम किया था। अब देखो आगे, जूसेपी मेस्सीनी जो था और गैरिबाल्डी ने भी दक्षिणी इटली में महत्वपूर्ण क्या निभाई थी, अपनी भूमिका निभाई थी। यह बात ध्यान रखना। गैरिबाल्डी नामक, अब देखो इधर देखो, नाम याद रखो भाई। एक का तो नाम है जूसेपी मेस्सीनी, ये भी इटली का है। दूसरा आपको याद नाम रखना है काबूर, समझ में आ गया ना। तीसरा आपको नाम यहां पे याद रखना है गैरिबाल्डी। क्या नाम है? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ये भी इटली का एकीकरण में योगदान देता है। अब जब इन्होंने इटली को, अच्छा आपको पूछा जा सकता है कि दक्षिणी इटली में, जो इटली का दक्षिण वाला भाग है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है गैरिबाल्डी एकीकरण की भावना में। विक्टर एमेन्युअल द्वितीय एकीकृत इटली के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। जब इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हो गया तो वहां का राजा कौन बना, एमेन्युअल, विक्टर एमेन्युअल। विक्टर एमेन्युअल वहां के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण होता है, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से कौन राजा बना था भाई, विलियम प्रथम राजा बना था, सम्राट बना था वहां का। इस चीज को आपको क्या रखना, ध्यान रखना। अब इटली का जो एकीकरण है वो होता है 1861 में, जर्मनी का एकीकरण होता है 1871 में। समझ में आ रहा ना। इटली का एकीकरण होता है 1861 में। एक नंबर का वन लाइनर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इटली का एकीकरण कब हुआ, 1861 में। इटली के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले हैं मुख्य रूप से जूसेपी मेस्सीनी, काबूर, गैरिबाल्डी, और इसके साथ साथ में एमेन्युअल विक्टर जो है वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1861 में इटली के राज्य की स्थापना होती है। 1870 में रोम को भी इटली में शामिल कर लिया गया, जो एकीकरण के साथ में क्या होता है, पूरा होता है। अच्छा, एकीकरण के साथ में 1870, अब इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इटली की राजधानी का नाम है रोम। इस रोम को इटली के अंदर कब शामिल किया गया, 1870 में शामिल किया गया। आपको पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है, एकीकरण की जो प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से कब पूरी हुई, तो आपको ध्यान रखना 1870 के अंदर क्या होती है मेरे साथियों, पूरी होती है। इस चीज का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। आगे अपन चलते हैं। बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव, ये जो बाल्कन प्रदेश आते हैं इनके अंदर राष्ट्रवाद का तनाव किस प्रकार से हो जाता है। बाल्कन क्षेत्र में अनेक जातियां निवास करती थी, भाषा के आधार पे बहुत सारे लोग हुआ करते थे, धार्मिक समूह के बहुत ज्यादा लोग हुआ करते थे। जैसे इंडिया है ना, यहाँ पर भी तो भाषा के आधार पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं। समझ में आ गया ना। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग। ओटोमन साम्राज्य के कमजोर होने के साथ स्वतंत्रता की मांग क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई थी। आपने देखा था कि एक यूनान था, एक क्या था, यूनान। यूनान के अंदर क्या होता है कि भाई ओटोमन साम्राज्य का ही नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था, ओटोमन साम्राज्य का। तो धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य जब कमजोर होने लग जाता है, तो 1821 का जो कालखंड था, यहाँ पे यूनान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होने लगे, और एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया।
ये जो कुस्तुनतुनिया की संधि है वो मेरे साथियों 1832 में होती है। कब होती है? 1832 में होती है। और इसी 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान क्या हो गया मेरे साथियों? आजाद हो गया था। तो धीरे धीरे जब ओटोमन साम्राज्य, और इसका मेन मुख्य लीडर कौन सा देश हुआ करता था मेरे साथियों? तुर्की। हमें आ गया ना, ये मुस्लिम साम्राज्य था। तो जो बाकी जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे, इन्होंने मांग उठाना स्टार्ट कर दिया कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अच्छा, सार्ब, बुल्गारिया, यूनानी और अन्य समूह में राष्ट्रवादी भावनाएं क्या होने लग गई? तेज होने लग गई। यानी सारे के सारे लोग जितने भी हुआ करते थे वो सब ये चाहते थे कि हमें क्या मिलनी चाहिए? आजादी मिलनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई गुलाम है, कोई राजाओं का गुलाम है, कोई किसी देश का गुलाम है, कोई किसी सभ्यता का गुलाम बना हुआ है, मतलब उसके विचार उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, कोई कुप्रथाओं का गुलाम बना हुआ है। अलग अलग राष्ट्रों की आकांक्षाओं के कारण क्षेत्र में लगातार क्या होता गया? संघर्ष बढ़ता गया। त्वरित पुनरावृत्ति अपन देख लेते हैं यहाँ पे। इधर थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथियों, इधर देखो। 1789 के अंदर मेरे साथियों फ्रांस की क्रांति होती है, ध्यान रखना। 1861 में इटली का एकीकरण हो गया, ध्यान रखना। 1871 के अंदर जर्मनी का एकीकरण हो गया, ध्यान रखना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है साझा पहचान, सबकी एक पहचान होनी चाहिए। आपको पता है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब 565 राजा थे, तो इंडिया की जो संस्कृति थी, इंडिया की जो साझा पहचान थी वो नहीं थी। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो सबसे पहले गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो पहले इस प्रकार की भावना नहीं थी। ये भावना धीरे धीरे क्या होने लग गई? प्रबल होने लग गई। और आजादी में उन तमाम लोगों का योगदान रहा जो राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए क्या रहा करते थे? तैयार रहा करते थे। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए क्या किया गया? महत्वपूर्ण बात किया गया। अब मेरे साथियों यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं और इस चीज को क्या करते हैं? समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एकदम से डिटेल्स में बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रवाद। यहां पे आराम से नॉर्मल तरीके से आप इस चीज को समझिए। यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है, तो इस यूरोप के अंदर जितने भी देश आज आपको प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? धीरे धीरे लोगों के अंदर किसका भाव जगने लगा? राष्ट्र का। जब धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्र का भाव जगने लगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर मान लो कि लोकतंत्र है। अब आपको कोई ये कहे कि लोकतंत्र को खत्म करके किसको स्थापित करना है? राजतंत्र को। तो पहले यूरोप में यही तो था कि राजतंत्र को खत्म करके किसको स्थापित करना है? लोकतंत्र को। तो जब राजाओं के शासन को खत्म करना है, तो राजा चुप बैठने वाला थोड़ी ना है भाई। आराम से बैठे बैठे कोई यहाँ मूक दर्शक थोड़ी ना बनेगा कि हाँ देखो मेरे राजाओं का शासन है ना धीरे धीरे खत्म कर रहा है ये जनता, और मैं ये काम करता हूं, इनको आसानी से करने देता हूं। इनको मार मार के भगाएगा पहले वो वहां पे। लेकिन जनता जो थी वो लगातार क्या करती गई भाई? संघर्ष करती गई। और संघर्ष का परिणाम एक दिन में नहीं। 1789 की क्रांति होती है, फिर राजाओं के शासन को वहां पे खत्म किया जाता है। फिर एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई इस व्यवस्था को चलाया जाए। फिर 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है। धीरे धीरे ये धीरे धीरे जितनी भी बातें थी वो सब एकदम से धीरे धीरे होने लग गई। 1815 में वियना संधि आती है। 1821 में संघर्ष होता है। 30 में संघर्ष होता है। फ्रांस के अंदर संघर्ष होता है। आपको ध्यान रखना, ड्यूक मेटरनिक जो है, ड्यूक मेटरनिक, अब देखो वियना संधि के अंदर क्या कर दिया गया था? बुर्बो वंश को फ्रांस में वापस स्थापित कर दिया गया था। 1830 के अंदर क्या किया गया मेरे दोस्त? को उस शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया फिर से। यानी फ्रांस की जो जनता है वापस से सड़कों पे आ गई, और सड़कों पे आके मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गई। तभी ड्यूक मेटरनिक जो था उसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस से जब छींकता है, तो पूरे बाकी यूरोप को यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है। जुखाम में हो
जाता है। इसका मतलब क्या था? ये कहा था मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक ने क्यों कहा, इसके पीछे वजह समझिए कि कोई भी घटना यूरोप में हो रही है वो सबसे पहले कहां पे हो रही है? फ्रांस में हो रही है। 1789 की क्रांति फ्रांस के अंदर, जैसे ही क्रांति हुई तो यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता के बारे में पता चलने लगा। जैसे ही क्रांति हुई तो यहाँ पे लोगों को समानता के बारे में पता चलने लगा। जैसे ही क्रांति हुई तो यहाँ पे लोगों को लोकतंत्र के बारे में पता चलने लगा। जैसे ही क्रांति हुई तो यहाँ पे लोगों को संविधान के बारे में पता